डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नॉन रिजिड रोटर को। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अपने रिजिड रोटर को, और रिजिड रोटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि रिजिड रोटर एक ऐसा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है कि जब जिस समय वो रोटेट करेगा उस समय उसके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, कोई भी वाइब्रेशनल मोशन नहीं होगा। जैसे सपोज अगर यहाँ पर मैंने एक एटम बनाया और एक ही दूसरा एटम है, तो ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और हमने रिजिड रोटर में ये मान के चले थे कि ये जो दोनों एटम्स हैं ये एक मासलेस रिजिड रॉड से, ये जो जो यहाँ पर लाइन मैंने खींच ली है, ये एक मासलेस मतलब जिसके अंदर कोई मास नहीं है, ऐसी एक रिजिड रॉड से ये बंधे हुए हैं। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और जब ये रिजिड रॉड है इनके बीच में, तो जाहिर सी बात है कि जब ये रोटेशन करेंगे तो रोटेशन करते समय क्योंकि ये रॉड जो है एकदम रिजिड है, तो इससे क्या होगा, दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम आर मान रहे हैं, जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी कह देते हैं या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो रोटेशन के दौरान जब ये रोटेट करेंगे, यानी ये वाला एटम इधर जाएगा और ये एटम इधर जाएगा, तो जब ये रोटेट करेंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पर हमने इसको कंसिडर किया था कि रिजिड रोटर में ये दोनों एटम्स जो हैं एक मासलेस रिजिड रॉड से बंधे हुए रहते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नॉन रिजिड रोटर की, तो नॉन रिजिड रोटर क्या होता है? नॉन रिजिड रोटर में हम ये मान के चलते हैं कि ये जो दोनों एटम्स हैं, ये दोनों एटम्स एक मासलेस रिजिड रॉड के बजाय एक मासलेस स्प्रिंग से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और जब ये स्प्रिंग से अटैच्ड होंगे तो जाहिर सी बात है जिस समय ये रोटेशनल मोशन करेंगे अपनी ये सेंटर ऑफ मास के अलोंग, तो जब ये रोटेशन करेंगे उस समय इनका जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये चेंज होता है, क्योंकि उस समय सिर्फ रोटेशनल मोशन ही नहीं, इनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन भी होता है। क्योंकि जब ये स्प्रिंग से अटैच हैं तो जाहिर सी बात है जैसे स्प्रिंग जो है हम उसको खींच भी सकते हैं और उसको वापस भी ला सकते हैं, तो जिस समय ये रोटेट करेंगे उस समय इनके अंदर वाइब्रेशनल मोशंस भी होंगे। जबकि जो ये रिजिड रोटर था इसमें हम ये मान के चल रहे थे कि जिस समय ये रोटेशन कर रहे होंगे ड्यूरिंग रोटेशन इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिजिड रॉड से अटैच्ड हैं। तो ये डिफरेंस होता है रिजिड रोटर और नॉन रिजिड रोटर में। अब देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो हम आज जो है नॉन रिजिड रोटर के एनर्जी लेवल्स के बारे में और दो एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिलेक्शन रूल्स होते हैं, वो सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा है कि वी हैव कंसिडर्ड द बॉन्ड इन अ रिजिड रोटर टू बी अ रिजिड बॉन्ड। हमने क्या कंसिडर किया था रिजिड रोटर में कि जो ये बॉन्ड है जिसको हम ये बोल रहे हैं कि ये मासलेस रिजिड रॉड, हमने एज्यूम की है कि ये दोनों एटम्स जो हैं इस मासलेस रिजिड रॉड से बंधे हुए हैं। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्यों चेंज नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये एक रिजिड बॉन्ड है जो हम यहाँ पर बात करें। रिजिड मतलब एक दृढ़ बॉन्ड है जो टूटेगा नहीं, मतलब आप ये समझ लीजिए बहुत कठोर बॉन्ड है, ठीक है। बट दिस इज ओनली एन अप्रॉक्सीमेशन, लेकिन ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन ही है, हमने सिर्फ ऐसा माना है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट ऑल बॉन्ड्स आर इलास्टिक टू सम एक्सटेंट। सारे बॉन्ड्स जो होते हैं, एक्चुअली सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, वो नेचर में इलास्टिक होते हैं। और इस इलास्टिसिटी से क्या रिजल्ट आता है? इससे हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कि इलास्टिक बॉन्ड में हैव वाइब्रेशनल एनर्जी and the internuclear distance and separation between the successive rotational lines and hence the value of B varying during vibration। मतलब क्या हुआ इतने सारी चीज का कि जो जितने भी हम रिजिड रोटर के केस में जो हम इस बॉन्ड को एकदम रिजिड मान के चले थे, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। जब हमने बहुत सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया तो ये पाया कि जो देखिए रिजिड रोटर के केस में जो हमारी लाइंस मिल रही थी वो इस तरह से मिल रही थी, ठीक है, इक्वी स्पेस्ड लाइन मिल रही थी। ये पहली लाइन हमें 2b पर मिली थी, फिर 4b पर मिली थी, फिर नेक्स्ट लाइन 6b पर, इस तरह से 8b पर, इस तरह से मिल रही थी हमें, है। और अगर हम इनके एनर्जी लेवल्स की बात करें तो J इज इक्वल टू 0 1 2 3, हम इस तरह से इसको बना पा रहे थे, ठीक है। तो ये देखा गया रिजिड रोटर के केस में। लेकिन जो नॉन रिजिड रोटर का केस था, मतलब हमने जो ये मान के चले थे कि ये रिजिड बॉन्ड है, एक्चुअल में ये बॉन्ड रिजिड होता नहीं है, ठीक है। और रिजिड बॉन्ड नहीं होता तो
थोड़ा सा इलास्टिसिटी होती है, और इस इलास्टिक बॉन्ड का मतलब होता है कि उनमें कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, यानी कि हम ये मानेंगे कि ये दोनों एटम्स जो हैं वो स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, तो रोटेशनल एनर्जी भी इसमें इन्वॉल्व होगी और वाइब्रेशनल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी। और जब वाइब्रेशन होगा, देखो वाइब्रेशन के दौरान होता क्या है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि अगर हमने इन दोनों एटम्स को हमने स्प्रिंग से बांध दिया है, ठीक है, बंधे हुए हैं सपोज ये, तो वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होगा, इस बॉन्ड के एक्सिस, जो बॉन्ड एक्सिस है इसके अलोंग ये दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर भी जाएंगे और एक दूसरे के पास भी आएंगे। जैसे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को खींचो तो दूर भी चली जाएगी, एक दूसरे के पास भी आ जाते हैं दोनों एंड्स जो होते हैं उसके। तो क्योंकि ये एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं, तो जब ये एटम्स बहुत दूर, जैसे जैसे जे की वैल्यूज बढ़ेंगी, ये एटम्स एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होगा वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर ये कहा गया कि जो नॉन रिजिड रोटर का केस था उसमें क्या था, जो ये रिजिड रोटर के केस में इक्वी स्पेस्ड लाइन मिल रही थी, यानी इनके बीच का, दो लाइंस के बीच का जो डिफरेंस 2b मिल रहा था, एक्चुअल में जब हम नॉन रिजिड का केस पढ़ेंगे तो ये दोनों लाइंस के बीच का स्पेस जो है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होता चला जाएगा। अब वो डिक्रीज हो क्यों रहा है, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसको इलास्टिक बॉन्ड मान के चल रहे हैं, नॉन रिजिड रोटर में हम ये इलास्टिक बॉन्ड मान के चल रहे हैं, और वाइब्रेशनल एनर्जी क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी, इनके बीच का डिस्टेंस, दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्योंकि बढ़ता चला जाएगा, तो इस वजह से क्योंकि आर हमारा यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और क्योंकि बी और आर भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, और वो कैसे इंटरकनेक्टेड है वो अभी हम आगे देख लेते हैं। तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लाइंस कौन सी, ये वाली लाइंस की हम बात कर रहे हैं जो हमने 2b 4b और 6b पर दिखाई हैं। सक्सेसिव मीन्स होता है लगातार लाइंस, दोनों लाइंस हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज स्टेडली विद इंक्रीजिंग जे वैल्यूज। तो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी, ये जो सेपरेशन है दोनों लाइंस के बीच का धीरे धीरे वो घटेगा, यानी जब हम आगे की साइड पहुंचेंगे तो ये इस तरह से, नॉन रिजिड रोटर के केस में कुछ इस तरह से ये पास 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 में आती चली जाएंगी। शुरू में तो ठीक है, जे की वैल्यू जब कम है तब तो इक्वी स्पेस मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। अब वो बी की वैल्यू क्यों डिक्रीज कर रही है वो अब हम देख लेते हैं। इनफैक्ट our assumption of a rigid bond is only an assumption, क्योंकि हमने जो हमने शुरू में एज्यूम कर लिया था, हमने जो मान लिया था कि भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में दोनों के बीच का बॉन्ड, दो एटम्स के बीच का बॉन्ड रिजिड है, एक्चुअल में वो रिजिड होता नहीं है, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ यूजुअली इंक्रीजेस विद द जे। तो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती है, दोनों के बॉन्ड लेंथ जो होती है, दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जे की वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। अब जे की वैल्यू बढ़ने से बॉन्ड लेंथ के बढ़ने का क्या मतलब है वो इसमें हम देखेंगे। देखो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ रही है, ये सपोज यहाँ पर जे इज इक्वल टू 0 था, ये जे इज इक्वल टू 1 है, फिर हमारा j इज इक्वल टू 2 हो गया, फिर j इज इक्वल टू 3 4, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो j की वैल्यू बढ़ने का मतलब है, j की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी हम क्या करते हैं, एनर्जी भी तो निकालते हैं उसी समय। तो जो भी इसकी एनर्जी निकली, शुरू में हमारी 2b निकली थी, फिर ठीक है ना, तो ये एनर्जी जो हमारी इस तरह से हमने पिछली बार कैलकुलेट की थी bj+1 से, तो ये जो एनर्जी हमारी मिलती चली जा रही है, तो हम जैसे जैसे j की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब वो रोटेशनल एनर्जी की भी तो वैल्यू बढ़ रही है, और रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब होगा, ये जो हमारा मॉलिक्यूल था ये अब बहुत तेजी से रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यानी जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है वो भी तो इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है रोटेशनल एनर्जी, तो रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल हमारा रोटेशन करता है, शुरू शुरू में ये धीरे धीरे रोटेट करता है, फिर धीरे धीरे जब ये ऊपर हम चले जाते हैं, ऊपर ऊपर जैसे जाते चले जाएंगे, तो रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू बढ़ने से इनका जो रोटेशन है, मॉलिक्यूल का जो रोटेशन है वो बहुत इंक्रीज करेगा, यानी बहुत एनर्जी के साथ ये रोटेट करेगा। और जिस समय ये बहुत एनर्जी के साथ रोटेट कर रहा है उस समय क्या होता है, इन रोटेशन के समय एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इन एटम्स को बाहर की तरफ खींचता है। देखिए अगर आपने कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा, जैसे रोटेशन कर रहा है तो मतलब ये मॉलिक्यूल, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है हमारा ये, ठीक है, हम रोटेट, थोड़ी देर में क्या होगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये एटम इधर हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में ये एटम इधर हो जाएगा, तो ये एटम इधर हो जाएगा, तो आप देखेंगे एक सर्कल टाइप से बन जाता है,
ठीक है ना। जब एक सर्कल टाइप से बनेगा तो इस सर्कल में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की साइड लगता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की साइड लगता है। तो जिस समय ये डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेट करता है तेज एनर्जी के साथ, यानी जे की हायर वैल्यू, यानी कि रोटेशनल एनर्जी की हायर वैल्यू, तो जब बहुत तेजी से रोटेट करता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की साइड इन दोनों एटम्स को ले जाता है। यानी ये एटम जो है इधर की साइड चला जाएगा और ये वाला जो एटम है वो इधर की साइड जाएगा। तो दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। तो जब दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर होंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो यही चीज इसमें यहाँ पर बताई गई है कि इन अ रैपिडली रोटेटिंग मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल बहुत तेजी से जो रोटेट कर रहा है, देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉन्ड टू स्ट्रेच। तो वहां पर बॉन्ड की टेंडेंसी होती है फैलने की, मतलब स्ट्रेच करने की। स्ट्रेच करने का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? दैट टेंड्स टू मूव द एटम्स अपार्ट। वो क्या करता है? एटम्स को एक दूसरे से दूर ले जाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा? दिस इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ। इससे बॉन्ड लेंथ जो आर थी, यानी दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस था, वो बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो उससे क्या होता है? हेंस द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या था? आई इज इक्वल टू था म्यू आर स्क्वायर। तो जब ये आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आई की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। और जब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू घटेगी। अब क्यों घटेगी? क्योंकि बी जो है हमारा इस आई से किस तरह से कनेक्टेड है? ये जो फॉर्मूला दे रखा है बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। तो ये अपॉन में है आई, तो अगर आई बढ़ेगा तो फिर b जो है वो घटेगा। तो इसलिए जो है b की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो दिस कॉजेज द रोटेशनल लेवल्स टू बी समवट क्लोजर एज द j वैल्यू इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये जो एनर्जी लेवल्स हैं एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे। तो जब एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस, जो लाइंस हमें मिल रही है रोटेशनल लाइंस, उनके बीच का डिफरेंस आगे जाकर जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी दोनों के बीच का डिफरेंस भी कम होता चला जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ बी डिक्रीजेज। ठीक, तो कुल मिलाकर नॉन रिजिड रोटर जो है हम क्या मान रहे हैं? बस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जिसको हमने जब रिजिड रोटर कंसीडर किया था तब हमने माना था कि दोनों एटम्स के बीच का बॉन्ड रिजिड है, बहुत ज़्यादा दृढ़ है, ठीक है, क्योंकि वो एक मासलेस रिजिड रॉड से अटैच्ड है, ठीक है। और वहाँ पर सिर्फ रोटेशन हो रहा है, कोई वाइब्रेशनल एनर्जी वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ठीक। तो इसलिए दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब बहुत सारे मॉलिक्यूल की स्टडी की गई तब ये पाया गया कि एक्चुअल में ये बॉन्ड रिजिड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बॉन्ड, मैक्सिमम सभी बॉन्ड इलास्टिक होते हैं नेचर में। और इलास्टिक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें वाइब्रेशनल एनर्जी इन्वॉल्व है। और अगर वाइब्रेशनल एनर्जी इन्वॉल्व है तो जिस समय ये रोटेशन करेंगे उस समय वाइब्रेशनल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी उसमें। और अगर वाइब्रेशनल एनर्जी इन्वॉल्व होगी तो जैसे जैसे हम जे की वैल्यूज इंक्रीज करते चले जाएंगे, यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूल जो है हायर एनर्जी लेवल में पहुंचेगा, यानी उसकी रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो उसके रोटेशन होने की टेंडेंसी भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है उसकी रोटेशन की टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है। और रोटेशन की टेंडेंसी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो है वो इंक्रीज करेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? इन दोनों एटम्स को एक दूसरे से दूर रखता है। और जब ये दूर रखेगा तो दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। और जब आर बढ़ेगा तो फिर हमारा आई बढ़ेगा। और आई और बी भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आई बढ़ेगा तो बी जो है वो डिक्रीज करेगा। इसलिए जो ये स्पेसिंग है जो हमें रोटेशन लाइंस में मिलती है, जो हम कह रहे थे कि रिजिड रोटर में जी इक्वी स्पेस्ड मिलेगी, लेकिन वो इक्वी स्पेस्ड सिर्फ शुरू की वैल्यूज में तो रह जाती है जे की, लेकिन जैसे जैसे जे बढ़ेगा वो इक्वी स्पेस्ड नहीं रहता। तो यही सब नॉन रिजिड रोटर को के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। अब अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें कि हम नॉन रिजिड रोटर के लिए एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो रोटेशनल एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम अलग अलग लेवल्स की कैलकुलेट करते थे कि जैसे J इज इक्वल टू 0 के लिए क्या निकलेगी, J इज इक्वल टू 1 के लिए क्या निकलेगी, या J इज इक्वल टू 2 के लिए ऐसे कैसे निकलेगी। तो हम आपको ध्यान हो कि रिजिड रोटर के केस में हमने एप्सिलॉन जे निकाला था, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये निकाला था। लेकिन जब नॉन रिजिड रोटर के केस में रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट की गई तो उसमें क्या हुआ, ये एक टर्म जिसको हम करेक्शन टर्म बोल देते हैं कि ये करेक्शन टर्म और इन्वॉल्व हो गई। और ये करेक्शन टर्म क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इन्वॉल्व हुआ, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये करेक्शन टर्म इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जो रिजिड
रिजिड रोटर की ये एनर्जी थी BJ+1, इसमें से भी माइनस हो रही है ये करेक्शन टर्म। इसका मतलब नॉन रिजिड रोटर के केस में हमें एनर्जी जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बी जो है हमारा रोटेशन कांस्टेंट है, और जो डी है, डी क्या है, डी है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, और डी की वैल्यू अगर हम दें तो उसके लिए ये वाली वैल्यू है जो यहाँ पर h³ डिवाइडेड बाय 32 पाई की पावर 4 है, आई स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, और के सी है। यहाँ पर एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, पाई तो पाई है, आई हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, आर बॉन्ड लेंथ है, के है फोर्स कांस्टेंट, और ये फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, और सी हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और डी और बी के बीच में भी रिलेशनशिप होती है उस रिलेशनशिप को हम इस तरह से दिखा सकते हैं 4b ओमेगा 4b³ डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। और ये कैसे निकलती है, अगर आप ये जो d की वैल्यू जो है इसमें अगर आप यहाँ h तो जैसा है ही है, i की वैल्यू अगर आप b की टर्म में रखें, अगर आपको ध्यान हो कि इसकी वैल्यू हमने दिखाते हैं ना, b की वैल्यू हम यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो शो करते थे बी की रोटेशन कांस्टेंट की जो भी वैल्यू है उसको हम आई के टर्म में दिखा सकते हैं, जैसे हमने ये शुरू में दिखाया था ना, ये b = h/8π² IC। तो यहाँ पर अगर हम i की वैल्यू रखेंगे तो h/8π² BC रखेंगे, तो वही जो है i की वैल्यू अगर आप यहाँ रखें, और r की वैल्यू आप यहाँ पर जैसे हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है I = μr², तो यहाँ से आप r² की वैल्यू I/μ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जब आप रखेंगे तो आपको आंसर जो है ये 4b³ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है हमारी फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, जो भी वाइब्रेशन एनर्जी इन्वॉल्व हुई थी तो उसमें वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी आई, तो ये फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कभी डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि d की वैल्यू हमारी ये एक्चुअल में ये है 4b³ तो यहाँ पे ओमेगा जो है इसका ऑर्डर होता है जनरली 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स, और b की जो ऑर्डर होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर हम d की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 4b³ है तो इसका मतलब हम 10 को क्यूब में दिखा देंगे। ठीक है, ये 10 क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर हमारा होता है 10⁻3, तो 10⁻3 और इसका भी स्क्वायर अगर हम कर दें। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो d का हमारा ऑर्डर निकलेगा वो 10⁻³ निकलेगा, यानी कि ये वैल्यू बहुत कम होगी b के कंपैरिजन में। ठीक है, b के कंपैरिजन में ये d की वैल्यू जो है बहुत कम थी, तो ये देखा गया कि द करेक्शन टर्म dj² j+1² यानी कि ये जो करेक्शन टर्म हमने इस यहाँ पर इन्वॉल्व की है, ये जब स्टार्टिंग होती है इज नेग्लिजिबल फॉर स्मॉल j, यानी जब j की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी, यानी कि जब बहुत स्मॉल j होगा तब हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू इस b के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज के लिए j की हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दिस टर्म बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट फॉर j वैल्यूज ऑफ 10 और मोर। लेकिन जैसे जैसे j की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ज़्यादातर j की वैल्यू जब 10 होती है या उससे ज़्यादा होती है तब जो ये करेक्शन टर्म है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है, तब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते या हम इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। और इसी वजह से जो है जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे, यानी j की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये टर्म हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से जो है वहाँ पर b की वैल्यू हमें देखने को, b की वैल्यू में डिक्रीज देखने को मिल जाता है। और जो बात करें सिलेक्शन रूल की, तो it should be noted that the selection rule for the non-rigid rotor is still j = ±1। तो यहाँ पर नॉन रिजिड रोटर के केस में सिलेक्शन रूल वही रहेगा, डेल्टा j जो है प्लस, यानी j की वैल्यू में सिर्फ 1 यूनिट चेंज होगा, यानी ट्रांजिशन जो है 0 से 1 हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, लेकिन 0 से 2 नहीं होगा या 1 से 3 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल में जो रिजिड रोटर का था वही नॉन रिजिड रोटर का भी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन हाँ उसकी एनर्जी में जो आया है चेंज, वो एनर्जी चेंज हम इस तरह से दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी एक करेक्शन टर्म इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो अगर हम बात करें इसके रोटेशनल एनर्जी जो लेवल डायग्राम्स होते हैं स्पेक्ट्रम की, अगर हम बात करें तो शुरू में अगर हम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंज देखेंगे तो ये
रिजिड रोटर का है हमारा, ठीक है। ये जे की वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखी हैं 0 1 2 3 4। और नॉन रिजिड रोटर देखिए, स्टार्टिंग में आपने देखा जब j इज इक्वल टू 0 1 2 है तो यहाँ पर लेवल्स में कहीं कोई चेंज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे j की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है कम होता चला जाता है। देखिए 8 के लिए j इज इक्वल टू 8 के लिए अगर हम देखें रिजिड रोटर में एनर्जी लेवल यहाँ आ रहा है, नॉन रिजिड के केस में यहाँ पर आ रहा है। तो E की वैल्यू यहाँ पर जो भी E की वैल्यू रही होगी 8 के लिए, एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी नॉन रिजिड के केस में वही E की वैल्यू जो है j इज इक्वल टू 8 के लिए कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे ये एनर्जी की वैल्यू जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी और इसी वजह से इनके बीच का स्पेस भी है वो कम होता चला जाएगा। तो जो हम स्पेक्ट्रम देख रहे थे रिजिड रोटर के केस में वो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा था कि हर लाइन के बीच का डिफरेंस जो था वो 2b था, यानी इक्वी स्पेस्ड लाइन मिल रही थी हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन रिजिड रोटर का केस देखें तो स्टार्टिंग में तो कोई चेंज नहीं आया, वो इक्वी स्पेस्ड ही मिल रही, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें ये जो डिफरेंस है ये धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और वो इससे क्यों हो रहा है? क्योंकि b की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ये सब कुछ था इसमें रिजिड रोटर और नॉन रिजिड रोटर के बारे में। अच्छा, अब अगर हमें एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हैं नॉन रिजिड रोटर के केस में, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? एनर्जी डिफरेंस मतलब जब हम j इज इक्वल टू सपोज 0 से अगर हमें j इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन करना है, या j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन करना है, तब हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये एप्सिलॉन j प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन j से हम इसको निकाल सकते हैं और ये वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से निकल के आएगी। अब ये इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि नॉन रिजिड रोटर के केस में एप्सिलॉन j की वैल्यू थी ये, और अगर हमें एप्सिलॉन j प्लस 1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस j की जगह हम सिर्फ j प्लस 1 पुट करेंगे। ये पूरी एनर्जी लेवल ऐसे ही मतलब ये पूरी एनर्जी की वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, बस इस j की जगह हमें j प्लस, जहाँ पर भी j इन्वॉल्व हुआ है उसकी जगह हमें j प्लस 1 लिखना है, क्योंकि अब यहाँ पर हम एप्सिलॉन j प्लस 1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल, ये डिफरेंस तो मैंने आपको पहले भी बताया रिजिड रोटर के केस में हम कैसे निकालते हैं कि जब हम 0 से 1 में जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हायर एनर्जी लेवल से यानी फाइनल स्टेट से हमें इनिशियल स्टेट को माइनस करना होता है, तभी हम दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी कर रखी है। तो सिर्फ इतना सा करना है आपको, एप्सिलॉन j की वैल्यू तो आपके सामने है, इस j की जगह हम जब j प्लस 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर b तो एज इट इज़ रहा, j की जगह j प्लस 1 ये आया, और इस वाले j की जगह j प्लस 1 ये आया, ये ऑलरेडी प्लस 1 यहाँ लिखा हुआ है। फिर माइनस d, अब क्योंकि यहाँ j का स्क्वायर है तो ये j का स्क्वायर हमें यहाँ पर j प्लस 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और फिर ये j है तो इस j को हमने j प्लस 1 लिखा और ऑलरेडी 1 तो है उसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्योंकि हमें दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो ये हमारी फाइनल स्टेट है और ये हमारी इनिशियल स्टेट है, तो फाइनल में से इनिशियल हम माइनस कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, एप्सिलॉन j प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन j किया है, तो ये तो हमारी वैल्यू एप्सिलॉन j प्लस 1 के लिए ऊपर लिखी हुई है, ये j प्लस 1 क्या हो जाएगा, j प्लस 2 हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ j प्लस 2 लिख दिया। ऐसे ये j प्लस 1 ये भी j प्लस 2 हो गया, और ये सारी वैल्यू थी एप्सिलॉन j की जो हमने यहाँ से देख के लिखी, ठीक। अब इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें, देखिए इसमें से हमने इस आगे वाली टर्म में से हमने पीछे वाली टर्म को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इक्वल एक जैसी टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे, यानी हमने नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, जो b वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिखें। तो ऊपर वाली इक्वेशन में b वाली टर्म क्या थी, ये b j प्लस 1 j प्लस 2, तो ये तो हमने ऊपर यहाँ से ले लिया। फिर यहाँ पर b की टर्म यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, b j प्लस 1, और जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस साइन के साथ लिखी जाएगी, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया b j प्लस 1, ठीक। फिर हम d वाली टर्म एक साथ लिखेंगे, तो ये वाली d वाली टर्म माइनस में है तो ये हमने पूरी एज इट इज़ यहाँ पर उतार दी, ठीक। और फिर ये वाली टर्म, क्योंकि ये माइनस साइन है और जब ये अंदर वाले माइनस साइन के साथ हम इसको ओपन ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन हमने नीचे प्लस में इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये b वाली टर्म में से हम b j प्लस 1 को कॉमन ले रहे हैं, तो जब ये b j प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये तो j प्लस 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा, और क्योंकि b j प्लस 1 तो हमने कॉमन ले लिया तो माइनस j लिखेंगे, तो ये माइनस j हमने लिख दिया। फिर हमने इसमें क्या करा, माइनस d j प्लस 1 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये j प्लस 2 स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ j स्क्वायर बचेगा, और वो माइनस का होगा क्योंकि हमने माइनस साइन जो है बाहर कॉमन लिया है, तो इसलिए ये प्लस गलती से मत कर दीजिएगा, ये माइनस j स्क्वायर हो जाएगा।
जब हम नीचे वाली लाइन सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, इस प्लस जे से ये माइनस जे जो है कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, खाली 2। इस 2 को हम पहले भी लिख सकते हैं, तो ये 2bj+1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया हमने, माइनस डी जे प्लस वन स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, और j प्लस टू स्क्वायर को हमने खोल दिया a प्लस बी के स्क्वायर से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी फॉर्मूले से जब हमने खोला तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको अगर a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो j का स्क्वायर तो हमने लिख दिया, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो हमने 4 लिख दिया, 2ab का मतलब 2j तो इसका मतलब ये 4j हो गया, और ये j स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा ही हुआ था, वो हमने यहाँ लिखा रहने दिया, तो ये 2bj+1 तो ऊपर था ही। अब हमने क्या करा, इस प्लस j स्क्वायर से ये माइनस j स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, अंदर क्या बचा 4 प्लस 4j, तो हमने इस 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4 और ये dj+1 स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही, अंदर क्या बचेगा, ये इसकी जगह 4 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस j बचेगा। तो 1 प्लस j को आप 1 प्लस j लिखिए, या j+1 भी तो लिख सकते हैं। तो j+1 अगर हम इसको मान रहे हैं और इसके बाहर कहीं कोई पावर नहीं है तो उस पावर को हम 1 मान सकते हैं। तो जो ये 2 है, पावर क्योंकि ये भी j+1 है, ये भी j+1 है, तो इसलिए पावर जो है दोनों की ऐड हो जाएंगी, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। और ये दोनों का एनर्जी डिफरेंस ये हमने ऊपर लिखा ही हुआ है, तो हम इसको इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि 0 से 1 नॉन रिजिड रोटर के लिए आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी डिफरेंस, तो आपने सिर्फ इतना करना है, जो ये j+1 लिखा हुआ है इसके लिए आप हायर वैल्यू लिख दीजिए, या फिर इस j के लिए लोअर वैल्यू लिख दीजिए, जैसे हम पहले कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो मैं सिर्फ हायर वैल्यू लिख के दिखा देती हूँ। 0 to 1 अगर हमें देखना है तो हमें सिर्फ j की हायर वैल्यू लिखनी है j+1 की जगह, तो 2b हो जाएगा, और j+1 की जगह हायर वैल्यू j की क्या है 1, फिर माइनस, फिर ये आ गया 4d, और j+1 की हायर वैल्यू मतलब j+1 की जगह हमें j की हायर वैल्यू 1 का क्यूब, इसका मतलब 1 ही रह जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 to 1 के लिए जो एनर्जी डिफरेंस होगा 2b माइनस 4d जो है यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको 1 to 2 देखना है, देखिए 1 to 2 के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b तो हमारा है ही एज इट इज़, और हायर वैल्यू j+1 की जगह मैं लिख रही हूँ तो 2 लिख दूंगी इसको, फिर माइनस हो जाएगा, और ये तो हमारा 4d है, और j+1 2 का क्यूब हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4b माइनस 32d हो जाएगा। आप देख रहे हैं डिफरेंस धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, शुरू में ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये वैल्यू जो है बढ़ती चली जाती है, तो फिर हम इसको नेग्लेक्ट जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से आप जो है बाकी सब भी डिफरेंस यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं। तो मेन हमारा ये था इसमें समझाने का कि नॉन रिजिड रोटर के केस में एक तो एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, इसका सिलेक्शन रूल क्या होता है, और यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया कि यहाँ पर जो ये लेवल्स हैं रिजिड नॉन रिजिड रोटर के केस में, ये एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी लेवल्स की वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती चली है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यानी कि जे की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, नॉन रिजिड के केस में एनर्जी लेवल की वैल्यू जो है डिक्रीज करती चली जाएगी, और इसीलिए यहाँ पर ये जो है हमें इक्वी स्पेस लाइन देखने को नहीं मिलती। शुरू में मिलेंगी जे की लोअर वैल्यू के लिए, लेकिन जे की हायर वैल्यू के लिए हमें ये इक्वी स्पेस नहीं मिलती, धीरे धीरे इनका गैप जो है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि हमारी आर जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट योर नॉन रिजिड रोटर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।